नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक मी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार यानी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। यूपी पुलिस दरोगा के एग्जाम में ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इससे अभी तक के एग्जाम्स में लगभग हम कह सकते हैं हमारे 100 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो आपको इसको भी बिल्कुल भी कह सकते हैं डिनाई नहीं करना है। आपको जितने भी टॉपिक लगभग 35 टू 40 टॉपिक आपको दे रखे हैं, आपको सभी टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार आपको नज़र तो मार ही लेनी है, ठीक है? तो ये हमारा इस सीरीज़ का लगभग 7वाँ या 8वाँ या हो सकता है 9वाँ 10वाँ वीडियो हो। तो इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का सारा करवा दिया है, ठीक है? आपका कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, उसका पूरा सिलेबस जो भी था यानी कि अब तक के जो 1991 से लेके अब तक यानी 2021 तक जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं, वो मैं सारे करवा चुका हूँ, ठीक है? आज इस सीरीज में बात करेंगे हम भारतीय कृषि के बारे में और वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में भी, ठीक है? इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट में आपका भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन हो जाएँगे और सेकंड में वाणिज्य एवं व्यापार के, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई-बहनों के साथ में जो भी यूपीएसआई या यूपी पुलिस या आने वाला अभी चूँकि आप सभी को पता है लगभग 42,000 प्लस यूपी में होमगार्ड्स की वैकेंसी आ गई जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जीएस ही पूछा जाएगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएँगे वो एकदम यहीं से आप ये समझ लीजिए उसमें कितने आई थिंक 100 क्वेश्चन्स हैं, तो 100 में 90 प्लस क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ से ही फँसने वाले हैं सीधे-सीधे। हाँ, जो करंट अफ़ेयर वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं, बकाया बाकी जो ही सिलेबस है वो इससे ही आपका पूरा 100% मैच करने वाला है, ठीक है? तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अंत में। बाकी आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जैविक खेती के मामले में अगर बात करी जाए कि द नंबर ऑफ किसान यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स रहते हैं उन में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया यूपीएसआई का जो 21 नवंबर 2021 को एग्जाम हुआ था उसकी जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? ये चूँकि भारतीय कृषि से संबंधित है इस वजह से इसमें मोस्टली क्वेश्चन भारत से ही रहने वाले हैं। तो चावल के मामले में अगर बात करी जाए तो जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है, ठीक है? और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और उसके बाद थर्ड नंबर पे पंजाब का स्थान आता है, ठीक है? विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा अगर चावल की बात करी जाए तो भारत उगाता है, उसके बाद चीन, भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो चीन उगाता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे भारत आ जाता है यानी कि विश्व में चावल उत्पादन में और भारत में अगर चावल की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है, ठीक है? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? एग्रीडेक्स, सेंसेक्स एग्री, निफ्टी एग्री, एसपीजीएस एग्री। देखिए सेंसेक्स और ये जो आपके कृषि से संबंधित ही नहीं है, ठीक है? बकाया आपका ये एग्रीडेक्स है, ये कृषि से संबंधित हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व में अगर बात करी जाए भारत का जूट उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। भारत विश्व में जूट उत्पादन का पहला उत्पादक देश है यानी कि पहले नंबर पे आता है। पश्चिम बंगाल देश में जूट उत्पादन का 50% उत्पादित होता है यानी कि अगर दुनिया में बात करी जाए तो जूट में भारत पहले नंबर पे आता है और अगर भारत के अंदर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है, ठीक है? देश के अन्य जूट उत्पादक क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम और ओडिशा शामिल है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है यानी कि दुनिया में पहले नंबर पे भारत और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन आपका हो जाए पहला ग्रामीण भंडारण योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ऑप्शन डी। तो 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि समुद्री संस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास या संपदा निर्माण के लिए एक अम्ब्रेला योजना शुरू की थी और वर्ष 2017 में संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो निम्न हो जाएंगे, जैसे कि पहला कृषि के पूरक पूरक हेतु प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण के लिए, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी
कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों यानी गन्ने को छोड़ के यहाँ पे बात कर रहा है के लिए एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसकी अनुशंसा करता है। तो बेसिकली ये 22 फसलों की अनुशंसा करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का ये आप समझ लीजिए कि ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 22 फसलों पे गन्ने को छोड़कर ये 22 फसलों पे एमएसपी जारी करता है। ठीक है, ये बेसिकली एमएसपी की ही बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन भी आपका 20/11/2021 को जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था। कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश एमएसपी गठन करने हेतु वर्ष 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी का गठन किया गया था। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी की जाती है। अधिदिष्ट अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें तथा 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि अगर ज्यादा डीपली जाएगा तो पूछ लेगा कि जो एमएसपी जारी की जाती है उसमें खरीफ फसलों की संख्या कितनी है, रबी फसलों की संख्या कितनी है या वाणिज्यिक फसलें कितनी है। तो ध्यान रखेंगे 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं जिसमें गन्ना इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसमें गन्ना शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तोरिया का न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। एमएसपी के आधार पर तय किया, यानी कि जो तोरिया होती है उसका जो समर्थन मूल्य होता है यानी एमएसपी, वो किस आधार पर तय किया जाता है? कुसुम एवं चना के आधार पर, जौ एवं रामतिल के आधार पर, तिल और सोयाबीन के आधार पर या कैनोला एवं सरसों के आधार पर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैनोला एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। ठीक है, जिसमें 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जायद फसल के मौसम डॉट 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 मौसम के दौरान होती है, यानी कि जो जायद की फसल होती है वो किस मौसम में होती है? तो जायद की फसल आपकी हो जाएगी ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मियों में। तो जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद फसलों की बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है तथा उत्पादन अप्रैल से मई के बीच में होता है। जायद की फसलों में तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, मूंग आदि ये होते हैं। ठीक, आप सभी को पता ही है जो जायद की फसलें होती है उसमें हम जो खीरा वगैरह खाते हैं या ककड़ी खाते हैं, तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, ये सभी जायद की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? कौन सा मौसम शस्य नहीं? इसका आंसर हो जाएगा आपका जायद, रबी, खरीफ। आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके 12/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, या एक बार इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, भारत में बर्चन मौसम शस्य नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत में 3 फसल मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी है। आपने अगर जो फसल वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, एग्रीकल्चर पढ़ाई होगा, सिंपल सी बात है, चूंकि आप तैयारी करें तो उसमें आपको ये सारा आपने पढ़ा होगा। वहीं अगर खरीफ की फसलों की बात करी जाए तो यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि होती हैं। और जायद की फसलें मैंने आपको बताई दिया, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सेम इत्यादि, ये सब की जायद की फसलें हो जाएंगी। यह मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है जिस समय जो कृषि बिल आया था ये उसी की बेसिकली बात कर रहा है। तो कृषि बिल पेश किया था आपके मध्य प्रदेश से। अभी वर्तमान में तो ये शायद इनको राज्यपाल बना दिया गया है, पर मध्य प्रदेश के ये सांसद थे, इनका नाम था नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, उस समय ये कृषि मंत्री हुआ करते थे। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? आप सभी को पता है जो गोल्डन फाइबर जिसको बोला जाता है वो बेसिकली आपका जूट होता है। ठीक है, और सीधे सीधे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि गोल्डन फाइबर किस फसल को कहते हैं, तो आपका जूट हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर यानी कि स्वर्ण रेशा कहा के नाम से जाना जाता है। सरकार नायलॉन की जगह जूट निर्मित वस्तु के उपयोग पर बल दे रही है। भारत में जूट उत्पादन शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद असम और उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, और अगर दुनिया में बात करी जाए तो भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आपके जूट उत्पादन में स्थान रखता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था? तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को अगर कह सकते कि परिभाषित करने वाले या कह सकते भारत में लाने वाले, ये आपके हो जाएंगे सुभाष पालेकर जी। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को पहचान दिलाने का श्रेय श्री सुभाष पालेकर जी को जाता है और शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए सुभाष पालेकर जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। भारत में यह खेती पद्धति का प्रचलन दक्षिण के क्षेत्रों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था के समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग, मूल्य स्थिरता, इसके बेसिकली ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। आगे चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बार। भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण, नहीं, ये आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बेसिकली इसमें 23 फसल मेंशन कर रखा है, जहां पे मैंने बताया था पिछले में 22 फसलें थी, वहां पे गन्ना इंक्लूड नहीं था, लेकिन यहाँ पे गन्ना इंक्लूड है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। आगे चलते हैं। हाँ, इसका एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी एमएसपी की 1965 ईस्वी को हुई थी, और ये कह सकते हैं कि 1985 ईस्वी में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। ठीक है, यानी इस संगठन का नाम जो कि एमएसपी जारी करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो ये आप सभी को पता है, कंपोस्ट जो खाद होती है उसका एक प्रकार हो जाता है, जहाँ पे जैविक जो खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कंपोस्ट खाद उसको बेसिकली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन को डॉट 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 के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में आप सभी को पता है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। कहाँ गई हरित क्रांति? ये ऑप्शन ए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। और वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो जो वर्गीज कुरियन साहब थे, कुरियन साहब, ठीक है, वर्गीज कुरियन, इनको दुनिया में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। और 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए गए थे। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, हमारा भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? सिंचाई, भूमि प्रबंधन, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, भूमि बंधक। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती का कृषि ऋण प्रदान की जाती है, जबकि बंधक ऋण या गिरवी कर्ज उस ऋण को कहते हैं जो किसी वास्तविक संपत्ति जैसे घर है, भूमि है, सोना आदि को बंधक बनाकर कोई व्यक्ति पैसे वगैरह प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, जो लोकल्स में रहते हैं उन सभी को ये पता ही होता है बेसिकली उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डॉट डॉट की रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा संचित क्षेत्रों में, और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन सी, संधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार डॉट डॉट में प्रयोग लाया गया था। यानी वनस्पति खेती जो है वो पहली बार कहाँ पे प्रयोग लाई गई थी? वो लाई गई थी आपकी दक्षिण पूर्व एशिया में। तो वनस्पति कृषि पहली बार दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रयोग में लाई गई थी। यह खेती का एक प्रारंभिक रूप है। वनस्पति शब्द लैटिन भाषा के फ्लोरा से आया है, और रोमन पुराण में फूलों की देवी को फ्लोरा कहा जाता है। तथा पशु वर्ग फौना शब्द के प्रयोग जो जीव जंतुओं के लिए होता है। आप ध्यान रखेंगे, जो फ्लोरा शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसको बोला जाता है बेसिकली रोमन पुराण में फूलों की जो देवी होती है उसको फ्लोरा बोला जाता है। ठीक है, और अगर वनस्पति खेती की बात करी जाए तो ये आपकी आई थी दक्षिण पूर्वी एशिया से। ठीक, वैन के ऋण प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? फसल जो 1 साल और 3 महीने की अवधि के लिए होती है, जो फसल 1 साल से अधिक के लिए उगाई जाती है, जो फसल 1 साल या इससे कम समय के लिए उगाई जाती है, अल्पकालिक फसल। ठीक है, फसल जो 1 साल और 6 महीने की अवधि के लिए होती है, इसका ऑप्शन आपका अल्पकालिक फसल का हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन सी, जो फसल 1 साल या इससे कम समय के लिए उगाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो फसल बेसिकली 1 साल या इससे कम समय के लिए उगाई जाती है उसको बेसिकली अल्पकालिक फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो नाबार्ड द्वारा जो कृषि ऋण प्रोवाइड किया जाता है उसकी अधिकतम अवधि जो होती है, यानी कि अधिकतम उसका जो ड्यूरेशन होती है वो 15 वर्ष तक होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लगभग 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और अगर बात करी जाए कि इसकी जो समिति थी, तो शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? भांग से, राई से, कपास से और रतन जोत से। तो बेसिकली खाने वाला जो तेल है वो बेसिकली राई से निकाला जाता है, जिसको हम मतलब कहीं कहीं पे सरसों को ही राई बोला जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? झीलों से सिंचाई, कुएं एवं ट्यूबवेल से जल सिंचाई, टैंक से सिंचाई और मलजल सिंचाई। तो आप सभी को पता है कि भारत में अगर कुएं और ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है वो लगभग 70% से भी ज्यादा क्षेत्रों में क्यों कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई, नहीं 70 नहीं, ये आपका सॉरी, वो 55.9%, आप समझ सकते हो लगभग 56% जो क्षेत्र है वो सिंचाई जो कुओं और नलकूपों से होती है, 31.4% से नहर में होती है और तालाब से लगभग 6.1% से तालाबों से होती है। और देश में अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा नलकूपों और पंपिंग सेट से जो सिंचाई होती है वो बेसिकली तमिलनाडु में होती है, अकेले 18%। ठीक है। अगला क्वेश्चन। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो सब्जी उत्पादन में आपका हो जाएगा बेसिकली आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। हाँ, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। वर्ष 2014-15 में लगभग 10.79 मिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 तक 15 मिलियन टन किए जाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना, सब्जी उत्पादन में पहला स्थान आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा और दूसरा स्थान हमारा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो भारत में अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में, सॉरी, भारत में अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, चूंकि आप सभी को पता ही है कि जो सिंचित क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बकाया चूंकि उत्तर का विशाल मैदान आप कह सकते हैं कि मोस्टली उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, इनको आप ध्यान रखेंगे एक्सप्लेनेशन में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, क्षेत्रफल, राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित राज्य प्रतिशत के हिसाब से आपका पंजाब हो जाएगा। जैसे कि अगर दो चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक होती है सबसे, मान लीजिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है। ठीक है। और दूसरा एक होता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में गेहूं कहाँ होता है, या आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि मान लीजिएगा एक है, कोई व्यक्ति है, किस तरीके से समझाएं आपको, मतलब बेसिकली आपको पता ही होगा यार, एग्जाम्पल आ नहीं रहा मेरे माइंड में। ठीक है। तो सर्वाधिक असिंचित राज्य की अगर बात करी जाए तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, और सर्वाधिक असिंचित राज्य जो प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करें तो मिजोरम हो जाएगा। और नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य ये भी उत्तर प्रदेश, और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंग फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? मत्स्य पालन सेक्टर, मधुमक्खी पालन सेक्टर, बागवानी सेक्टर या फिर डेयरी सेक्टर? तो आप सभी को पता है मिशन फिंगरलिंग, फिंगर मत्स्य से ही संबंधित हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन। ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किससे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ई रकम योजना बेसिकली हो जाएगा आपका किसानों के हेल्पलाइन प्रदान के लिए, खेती के लिए बीज तथा उर्वरक प्रदान के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों की नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 अगस्त 2017 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई रकम, ई राष्ट्रीय कृषि किसान कृषि मंडी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह डिजिटल पहल केंद्र सरकार द्वारा संचालित एमएसटी लिमिटेड और सीआरडब्ल्यूसी सेंट्रल रेल वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह ई पोर्टल प्रौद्योगिकी के माध्यम से छोटे गांवों के किसानों को इंटरनेट सुविधा के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का इसका कह सकते हैं कि लक्ष्य था। हालांकि वर्तमान में कहा ये तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। आगे चलते, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो आप सभी को पता है जो कॉफी का जो जनक देश है, कॉफी बेसिकली कहवा को बोला जाता है, और ये आपका इथोपिया से आई थी। ठीक है।
या इस तरीके से कह सकते हैं सबसे पहले कॉफी का उत्पादन कहाँ पे हुआ था, तो इथोपिया से हुआ था। ठीक है, कॉफी एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार के झाड़ी पर लगे हुए फलों के निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथोपिया से हुई थी। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अंग्रेजों ने पहला कहवा बागान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में 1852 में लगवाया था। कहवा उत्पादन मुख्यतः नीलगिरी की चारों ओर पहाड़ियों पर संकेंद्रित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा, बाकी हम अगला हमारा शायद सीरीज भूगोल की ही रहने वाली है, उसमें हम बताएंगे कहाँ पे है नील की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ओके। और बात करते हैं कि कर्नाटक 56% जो है, केरल तमिलनाडु कहवा के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। कर्नाटक के कोडागु को भारत का कॉफी केंद्र कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, भारत का कॉफी केंद्र कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र को। ठीक है, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। हालांकि ये 2021 के समय की बात, सॉरी 2017 के समय की बात है, तो अभी वर्तमान में तो ये चेंज हो चुका होगा, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति आप सभी को पता ही है, गोल क्रांति आपकी आलू से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पे कुछ क्रांतियां दी गई, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा। हरित क्रांति फसलों से संबंधित है, यानी ये जो खाद्यान्न उत्पादन है उससे संबंधित। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध से हो जाएगी। पीली क्रांति आपके तिलहन या सरसों से हो जाएगी। गोल क्रांति आलू हो जाएगी। नीली क्रांति मछली से हो जाएगी। और गुलाबी क्रांति अगर बात करी जाए तो झींगा मछली और प्याज से भी गुलाबी क्रांति। ठीक है, प्याज का भी इसमें नाम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे चले, और लाल क्रांति की अगर बात करी जाए तो वहां पे टमाटर और मांस दोनों हो जाएंगे लाल क्रांति का। ठीक, और ब्लैक क्रांति अगर आपकी खाद हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। ये बेसिकली हो जाएगा शेयर क्रॉपिंग, जहाँ पे मतलब सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सी व्यवस्था है जहाँ पे सपोज दो किसान है, उनका एक, किसी का एक खेत ये है, किसी का एक खेत ये है। ठीक है, अब इस वाले जो खेत का मालिक है उसका घर यहाँ पे है, उसके इस खेत के बगल में, और इस वाले खेत का जो मालिक है उसका घर यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, आपस में खेत शेयर कर लेंगे कि आप अगर इक्वल है तो आप हमारा ये खेत कर लीजिए, मैं आपका ये कर लेता हूँ। तो इसके लिए चूंकि इसका घर यहाँ पे है, तो इसके लिए ये फायदेमंद रह जाएगा, और इसका घर यहाँ पे तो इसके लिए ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली बोला जाता है शेयर क्रॉपिंग, यानी कि जो क्रॉप है यानी फसल है उसको हम शेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करी जाए एक बार देख लीजिएगा, इटली के मेत मेतजाद्रिया, अमेरिका में शेयर क्रॉपिंग और फ्रांस में मेतायाज इसको बोला जाता है। ठीक है, और भारत में बेसिकली इसको बटाईदारी बोला जाता है, बटाईदारी खेती। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? तो आप सभी को पता है भारत में गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। जनरली गन्ने के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे माना जाता है। प्रति हेक्टेयर की बात करी जाए तो हो सकता है यहाँ पे तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो भारत को गन्ने का जन्मदाता जन्म स्थान बोला जाता है, यानी भारत को गन्ने का जन्मदाता बोला जाता है। सेम इसी तरीके जिस तरीके से कॉफी को इथोपिया मतलब कि इथोपिया को कॉफी का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पहला स्थान धारण करता है गन्ने उत्पादन में। और प्रति हेक्टेयर गन्ने का अधिकतम उत्पादन जो तमिलनाडु में होता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, और वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे में है। चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली में स्थित है। आपको ध्यान में ये रखना है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी कि जो राष्ट्रीय चीनी मिल है वो आपकी कानपुर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये डेफिनेटली बन सकता है। अगला क्वेश्चन, साकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन 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 से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सब्जियों से। ठीक है, साकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसमें भोजन के लिए अकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 33। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो चींटियों के हमलों से फसलों की सुरक्षा के लिए आपका कपूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोलना चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कपूर की जो गंध होती है वो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। आप सभी को पता ही है कि कपूर में जो सुगंध होती है उससे चींटियां दूर रहती हैं,
मतलब फसल के पास नहीं आते, ठीक। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में प्रयोग की जाने वाले अन्य पदार्थ, जिसमें जो आपका मिट्टी का तेल या जिसको केरोसिन ऑयल बोला जाता है वो, बेकिंग सोडा, गर्म पानी या लाल मिर्च पाउडर, ये भी आपका हो सकता है। बाकी अब वही बात है कि जो केरोसिन तेल है ये तो फिर भी हो सकता है आपका सस्ता हो, बकाया बेकिंग सोडा है, गर्म पानी है, लाल मिर्च, ये तो आम जन नहीं रख सकता है सामान्यतः, ठीक है। मतलब जो फसलों में होती हैं उनके आसपास या वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। हालाँकि कपूर भी महँगा है, पर फिर भी उसकी जो गंध होती है वो थोड़ा-सा ही रखने पे काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल सकती है। आगे चलते हैं, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मछली की किस्मों के तलमज्जी समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं, और ये बेसिकली हो जाएगा आपका समुद्र के गहरे पानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य, ये आपका आंध्र प्रदेश, हालांकि उस समय भी था, अभी भी सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड। देखो, सबसे बड़ा जो फल उत्पादक राज्य वो तो आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें आपका आंध्र प्रदेश, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है जो फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वो बेसिकली उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में महाराष्ट्र, यानी थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आएगा, पर पहले नंबर पे ऑल टाइम उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, आम उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा आलू उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, ठीक है। दाल तथा बागवानी दालों के उत्पादन में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, बाजरे के उत्पादन में पहले नंबर पे राजस्थान हो जाएगा, और इसके अलावा अगर बात की जाए मूंगफली उत्पादन में पहले नंबर पे गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी आगे जैसे हमें याद आता जाएगा हम बताते जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम खेती की जो एक विधि होती है झूम खेती यानी झूमिंग कृषि, उसको बोला जाता है, ठीक है। वो कहते हैं रोका, दहिया, पेंडा, करुआ, ये आपका हो जाएगा दहिया। तो मध्य प्रदेश में खेतों में जो कृषि या झूमिंग कृषि होती है उसका जो है दहिया बोला जाता है। झूम कृषि बेसिकली जंगलों और झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद में उसमें जो जमीन होती है जो साफ की जाती है उस पे जुताई करके खेती की जाती है, ठीक है। इसको बेसिकली झूमिंग खेती बोला जाता है, और इसको मध्य प्रदेश में दहिया नाम से जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आपने अगर जो एग्रीकल्चर का कह सकते हैं कि जो सिलेबस है उसको ये आप पढ़ा होगा, पूरा किया होगा, तो आप सबको ये पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा? रहट, मोट, ढेकली या फावड़ा? आप सभी को पता है फावड़ा ही होता है, जो कि घास भी हटा देता है और मिट्टी को भी मतलब हम खोद-खाद के उसको अच्छा उपजाऊ बना सकते हैं फावड़े की मदद से। चूँकि आज से पहले जब हमारे पास में या कह सकते हैं मानव के पास में ट्रैक्टर या फिर बैल वगैरह नहीं थे, तो हम लोग फावड़ों से ही उसका कहते हैं अपना जो खेत होता था वो जोता करते थे। आपके घर में अगर बाबा या फिर बाबा से भी बड़े बूढ़े कोई हों तो उनसे आप पूछ के इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बेसिकली बिक्री के लिए नगद फसल भारत की या उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नकदी फसल की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी गन्ना। आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम में ये सीधा-सीधा पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की नकदी फसल क्या है? तो वो आपकी गन्ना हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करी जाए कि वो बागान जहाँ पे बिक्री के लिए बेसिकली नकदी फसल उगाई जाती है उसको कहते हैं रोपड़ खेती। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसको रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है। रोपड़ कृषि किसी एक फसल विशेष कृषि की होती है, जैसे रबड़ की खेती, कोको की खेती, चाय की खेती, कहवा की खेती, पटसन की खेती, कपास की खेती, गन्ना की खेती या डॉट 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 किसी की भी खेती, ठीक है। इसको बेसिकली रोपड़ कृषि के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो बागान फसल आपकी कॉफी बागानी फसल हो जाएगी, काजू, चाय, ये बेसिकली बागानी फसलें वो होती हैं जिनको बेच के हम डायरेक्ट अपना कह सकते हैं कि एक तरीके से पैसा कमा सकते हैं, या फिर इनको हम एक छोटी-सी उसमें भी कर सकते हैं। पर जो मोटे अनाज होते हैं इनके लिए हमें एक बड़ा खेत चाहिए होता है, और प्रॉपर मोटे अनाज बागानी फसलों में नहीं आते। मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में नहीं आते, जबकि कॉफ़ी है, काजू है, चाय है, नारियल है, सुपारी है, ताड़ है, रबड़ है, ये सब बागानी फसलों के उदाहरण हैं। तूर, तूर दाल किस अन्य दाल को, अरहर की दाल को बेसिकली तूर कहा जाता है, और ये भी यूपी पुलिस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा आप। सीधा-सीधा कई बार ये हिंदी के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, बताइए तूर का पर्यायवाची क्या है? और कई बार ये मतलब आप ये समझ लीजिए, चाहे आप इसको कृषि के उसमें रख लीजिएगा, मतलब पोर्शन में, या फिर आप हिंदी के पोर्शन में रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। यूपी पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि अरहर की दाल का पर्यायवाची क्या है, या अरहर की दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या तूर को
को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या कि तूर को क्या और मतलब कि किस दाल को तूर की दाल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी बेसिकली हो जाएगी अरहर की दाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया गया? तो आप सभी को पता है, चीनी उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, और सबसे ज्यादा अगर चीनी मिलों की बात करी जाए तो वो आपकी गुजरात में हो जाएंगी। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में भी हम पहले स्थान पे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय मृदा में कमी है, तो भारतीय मृदा में किस चीज की कमी है? मैग्नीज की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, या फास्फोरस की? तो भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा 0.03 से 0.07% है, जबकि यूरोपीय व अमेरिकी मृदा में यह लगभग 0.10% से 17% तक होती है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में, उसके बाद में 2017 में, 2000 उसके बाद में शायद जो भी 18 या फिर 2021-22 जब भी एग्जाम हुआ था, उसमें ये मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि गन्ना उत्पादन, चूंकि उत्तर प्रदेश टॉप पे है तो इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित भी हो जाएगा। और अगर चीनी की बात करी जाए तो चीनी में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, विश्व में अगर बात करी जाए तो ब्राजील के बाद में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दुनिया दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन तथा चीनी उत्पादक देश है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक जो कह सकते हैं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड होट होती है। आप सभी ने अगर गन्ना देखा होगा तो उसमें बीच बीच में रेड कलर आ जाता है, जिसके कारण से गन्ने का जो तना होता है वो लाल हो जाता है। इसी बीमारी को बेसिकली रेड हॉट बोला जाता है। ठीक है, रेड रोट। और वहीं अगर आप बात की जाए, एक और होता है, आपने अगर आलू देखा हो तो आलू में बीच में जब आप आलू को बीच से काटो तो उसमें बीच में एक ब्लैक ब्लैक आ जाता है, उसको बेसिकली बोला जाता है ब्लैक हार्ट। यानी कि बीच में दिल होता है तो, और वो काला हो गया तो ब्लैक हार्ट यानी कि काला दिल। ये बेसिकली आलू से संबंधित बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो गन्ने में रेड रोट, आलू में ब्लैक हॉट, तो ब्लैक हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला पहला मतलब टॉप राज्य कौन सा हो जाएगा? तो नारियल उत्पादन में केरल पहले नंबर पर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं हम, इसका कुछ दिया गया है दूसरा, केरल नारियल उत्पादन और प्राकृतिक रबड़ उत्पादन तथा काजू उत्पादन में केरल पहले नंबर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक कहवा तथा रेशम उत्पादन में है। आंध्र प्रदेश तंबाकू, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तंबाकू और हल्दी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और पश्चिम बंगाल आप सभी को पता है, चावल उत्पादन में, मछली उत्पादन में और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे, आप ध्यान रखेंगे। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केरल जो है नारियल उत्पादन में केरल, काजू उत्पादन में केरल, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में केरल। आंध्र प्रदेश आपका तंबाकू और हल्दी में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल आपका चावल तथा जूट वगैरह इस सब में पहले नंबर पे आ जाएगा। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक एवं नकदी फसल? तो भारत की आप सभी को पता ही है कि बेसिकली यहाँ पे गन्ना नहीं दिया गया। अगर गन्ना होता तो हम पहले नंबर पे गन्ना लगाते, पर यहाँ पे गन्ना नहीं दिया। गन्ना के अभाव में कपास जो हो जाएगी वो हमारी व्यापारिक फसल हो जाएगी। ठीक है, व्यापारिक फसलों को ही नकदी फसल बोला जाता है। ये बेसिकली वे फसलें होती हैं जहाँ पे हम इन फसलों को डायरेक्ट उगा के खेत से ही इनको मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, इसमें गन्ना, कपास, तम्बाकू, जूट आदि ये नकदी फसलों के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कोको, बाजरा, जूट, कपास। देखिए, जूट आपकी व्यापारिक फसल है, कपास आपकी व्यापारिक फसल है, लेकिन कोको भी आपकी व्यापारिक फसल, लेकिन अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरा हमारे मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। तो बाजरा जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? मसाले व फूल, पेड़ व अनाज फसलें, औषधीय पौधे व रोपड़ फसलें, सुपारी। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? तो पेड़ व अनाज फसलें, ये अनाज फसलें आ गया ना, तो ये आपकी जो है वो बागवानी फसल नहीं होगी। मसाले और फूल ये आप अपने बगीचे में कर सकते हैं। औषधि जो पौधे होते हैं वो भी आप अपने बगीचे में कर सकते हैं। सुपारी वगैरह का पेड़ भी आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं, लेकिन जो अनाज फसलें हैं वो आप अपने घर में, अपने बगीचे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान कहाँ की प्रमुख फसल है? धान बेसिकली कहाँ की है? भारत की, चीन की, रूस की, जापान की। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2011 का यूपीएसआई में। तो धान आप सभी को पता है, मतलब पता नहीं है फिर भी आप ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली चीन की प्रमुख फसल हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि इसके बाद में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पे चीन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे भारत आ जाएगा। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। जो पाकिस्तान का वो इलाका है कौन सा,
सुलेमान एवं किर्थल की पहाड़ियों के बीच में पहली बार खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है? और वहीं पे बेसिकली धान का भी कह सकते हैं आप कोल ढीवा से धान के साक्ष्य मिले थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? गेहूं की खेती के लिए बेसिकली जो दोमट मिट्टी होती है, जो कि उत्तर का विशाल मैदान है, यानी कि जो वर्तमान हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर जमीन की बात की जाए, खेती की बात की जाए, वहां पे मोस्टली आप प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो दोमट मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये जो है गेहूं की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, ठीक है? यह रेतीली के रूप में होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40% बालू होती है, ठीक है? नीली क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, नीली क्रांति संबंधित है आपका कृषि से, दूध से, मत्स्य पालन से या फिर ऊन से। आप सभी को पता है, मैंने नीली क्रांति बताया था, ये बेसिकली मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अन्य क्रांतियां दी गई हैं, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसको, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 1998-99 का खाद्य उत्पादन का आकलन है। ये बेसिकली 1999 के यूपीएसआई में पूछा गया था, इसलिए उस समय का पूछ लिया गया। बाकी अगर वर्तमान में बात की जाए तो आप जब आपका एग्जाम हो तो आप देख के जाइएगा कि वर्तमान में यानी कि 2025-26 में या 24-25 में जो खाद्य उत्पादन का आकलन है वो कितना है भारत का, ठीक है? अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो प्याज उत्पादन में भारत बेसिकली 2016 में तीसरे स्थान पे था, वर्तमान में यानी कि 2026 में आप देख के जाइएगा या 2025 में किस के उत्पादन में भारत की रैंक, हालांकि इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए, पर कई बार जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है, ठीक है? बात करते हैं भारत की, 2016 में भारत की रैंक तीसरी थी। भारत में भी अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र प्याज में सर्वाधिक उत्पादन करता है, महाराष्ट्र में, ठीक है? और विश्व में अगर बात करी जाए तो चीन विश्व में पहले नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीत को क्या कहा जाता है? इसको बेसिकली झूम खेती कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे झाड़ी झंखाड़ों को पहले काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद में जो उससे जमीन निकलती है, उस जमीन पे खेती की जाती है। इसको बेसिकली झूम खेती बोला जाता है, ठीक है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? नलकूप, उर्वरक, संकर बीज या दुग्ध उत्पादन? तो आप सभी को पता है जो उर्वरक होंगे वो बेसिकली महत्वपूर्ण, हालांकि संकर जो बीज थे ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो उर्वरक। तो भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया था। हरित क्रांति के बाद उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग की में तीव्र वृद्धि हुई थी, ठीक है? विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जूट भारत में होता है, दूसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, भारत में भी सबसे ज्यादा जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में उत्पाद होता है, ठीक है? पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे चावल जो है पहले मुख्य फसल हो जाएगी, आप सभी को पता ही है, ठीक है? तो चावल यहाँ पे पहली फसल, सॉरी, चावल यहाँ पे मुख्य फसल हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे लगभग 56 क्वेश्चन जो कि हमारे कृषि से संबंधित थे, अब तक पूछे गए थे 1991 से, हालांकि और भी पूछे गए होंगे, पर जो इम्पोर्टेंट थे वो लगभग 60 क्वेश्चन थे। यहाँ से हमारा ऑप्शन चलता है, यानी कि कह सकते हैं जो पोर्शन सेकंड है वाणिज्य एवं व्यापार का, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कल की डेट में, यानी कि नेक्स्ट डे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चूँकि आप चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपके और भी जो भी मित्रगण हैं वो आपके साथ में ट्रेनिंग करें, चाहे मुरादाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या जहाँ पे भी होगी ट्रेनिंग आपकी। अगर आप चाहते हैं कि उसके भी आपके साथ में ट्रेनिंग हो, आप मतलब एक होता है ना कि ऑरा बन जाता है कि हाँ, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों दरोगा हैं, तो पावर तो रहती है। तो अगर आप चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, डेफ़िनेटली है। और अपने भाई-बहनों के साथ में भी शेयर करिए, उनको भी लेवल पता चले कि हाँ, यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में क्या लेवल पूछा जाता है। और उनको बताइएगा इन लगभग 60 क्वेश्चंस में उनके कितने सही हो रहे हैं, आप अपने कमेंट करके बताइएगा लगभग 60 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है? तो बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।